अगला प्रश्न है हमारे पास, ओजोन क्षेत्र का अर्थ है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ओजोन क्षेत्र का अर्थ है, ओजोन क्षेत्र का अर्थ है, ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर दो, यानी कि ओजोन की परत का पतला होना। ये इसका राइट आंसर है। ओजोन क्षेत्र का अर्थ है ओजोन की परत का पतला होना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की आधुनिक समस्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पर्यावरण की आधुनिक समस्या है ओजोन परत का ह्रास, ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक ऊष्मीकरण या ये सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये सभी है। ओजोन परत का ह्रास भी है और ओजोन परत का वैश्विक ओजोन परत का ह्रास है, ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक ऊष्मीकरण है यानी कि वैश्विक तापन है। जो वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वह भी इसका कारण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है ये सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिज की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिज की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लौह एवं आयोडीन। इसका जो राइट आंसर है वह है लौह एवं आयोडीन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी से कई बार धोने से तो क्या होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। अब विटामिन ई नष्ट हो जाता है, विटामिन बी नष्ट हो जाता है, जल विलेय कार्बोहाइड्रेट्स नष्ट हो जाता है, 4 ऑप्शन है। चौथा, सतही प्रोटीन नष्ट हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यह सतही प्रोटीन जो है वो नष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है, भोजन का अनिवार्य अवयव है। भोजन का अनिवार्य अवयव है। ऑप्शन दिए हुए हैं। भोजन का अनिवार्य अवयव है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है भोजन का अनिवार्य अवयव है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि फास्फोरस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि नागोया प्रोटोकॉल। विश्व जैव विविधता संरक्षण से ये संबंधित है।
अगला प्रश्न है वातावरण से तात्पर्य है। ऑप्शन दिए हुए हैं, वातावरण से तात्पर्य है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि किसी स्थान का संपूर्ण परिवेश। किसी स्थान का संपूर्ण परिवेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आवास में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1 व 2 दोनों, यानी कि केवल जैविक घटक, केवल भौतिक घटक ये नहीं बल्कि जैविक और भौतिक दोनों ही घटक इसमें शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन दिए हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यह पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सतत एवं भली भांति होती है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सतत एवं भली भांति होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आवास। यह आवास के द्वारा संभव है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी भी आवास में सफल जीवन यापन हेतु उपयुक्त लक्षण है। किसी भी आवास में सफल जीवन यापन हेतु उपयुक्त लक्षण है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अनुकूलन। यह अनुकूलन जो होता है यह जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि नाइट्रस अम्ल। अम्ल वर्षा में नाइट्रस अम्ल जो है वो शामिल होता है, उपस्थित होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यह 7 होता है, 7। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। 7 से ऊपर आप जाएंगे तो वह जो है क्षारीय होगा। ये जो क्षारीय हो जाएंगी चीज़ें, यानी कि क्षार होता है। और 7 से जो नीचे का मान होता है वह सब अम्लीय चीज़ें होती हैं, वह सब अम्लीय होती हैं, अम्ल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जल यहाँ पर क्या है, जल देखिए कि 7 है तो जल एक उदासीन है, यानी कि इसका पीएच जो है वो कितना है, 7 है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति हमको करनी है। जगह छोटी है, फिर धाराएं हैं, उसके बाद कामा ध्रुवों या से उष्ण कटिबंधी या की ओर प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि गर्म, उच्च अक्षांशों, निम्न अक्षांशों। दूसरा ऑप्शन है ठंडी, निम्न अक्षांशों। दूसरा है उच्च अक्षांशों। तीसरा है गर्म, निम्न अक्षांशों, उच्च अक्षांशों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ठंडी, उच्च अक्षांशों, निम्न अक्षांशों। यानी कि जो धाराएं हैं यहाँ पर आएगा, ठंडी धाराएं जो है वो ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। यह वाक्य पूरा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है महासागरीय धाराएं, फिर यहाँ पर जगह छूटी है, जल धाराएं होती है जबकि जल धाराएं होती है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि लेब्राडोर शीत गल्फ स्ट्रीम गर्म। यानी कि लेब्राडोर जो है वो महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है। यही वाक्य इसमें बनेगा। आगे बढ़ते हैं। तेजाब वर्षा पर्यावरण में प्रदूषण से होती है। तेजाब वर्षा कहा जाए या अम्ल वर्षा कहा जाए एक ही बात है। किसके कारण होती है? तेजाब वर्षा पर्यावरण में प्रदूषण से होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है वो अम्ल वर्षा कहा जाए या तेजाब वर्षा होती है। अगला प्रश्न है पोटेशियम परमैंगनेट जल को, ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या करता है? पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या करता है? कीटाणु रहित बना देता है, स्वादिष्ट बना देता है, पारदर्शक बना देता है, दुर्गंध मुक्त बना देता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कीटाणु रहित बना देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ग्रांड ट्रंक रोड से संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग है। ग्रांड ट्रंक से संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी कि यहाँ पर वो पूछा जा रहा है कि जो ग्रांड ट्रंक राष्ट्रीय राजमार्ग है या राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम जो ग्रांड ट्रंक के नाम से है वह कौन सा है राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसमें देखिए ये जो ऑप्शन इसका जो पहला है ये राइट आंसर होगा इसका NH1 एवं NH2, इनको मिलाकर के ही ग्रांड ट्रंक नाम पड़ा है। इसका जो ग्रांड ट्रंक नाम है वो नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को मिलाकर के बना है, इसी को कहते हैं ग्रांड ट्रंक रोड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। कम तापमान पर रोगाणु जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यह मलेरिया जो है यह प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गुणवत्ता के आधार पर सबसे अच्छा कोयला है। ऑप्शन दिए हुए हैं। गुणवत्ता के आधार पर सबसे अच्छा कोयला है, ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें राइट आंसर बताना है इसका कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एंथ्रेसाइट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कार्बन चक्र में कौन सा चरण शामिल नहीं है। कार्बन चक्र में कौन सा चरण शामिल नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। ये वाष्पोत्सर्जन जो है कार्बन चक्र में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
लौह आवश्यक होता है। लौह जो होता है वो किस लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको राइट आंसर देना है। हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तथा तक ऑक्सीजन पहुंचने के लिए। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये सभी जो है आवश्यक होते हैं, उपरोक्त सभी, यानी कि हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए भी लौह आवश्यक होता है, लौह तत्व। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी होगा, शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन तक पहुंचने के लिए भी आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मिश्रित फसलों में हम उगाते हैं। मिश्रित फसलें यानी क्या होती हैं, जो किनको कहते हैं, कौन कौन सी फसलें होती हैं जिनको मिश्रित फसल कहा जाता है? कौन कौन सी फसलें हैं जिनको उगाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये दो या अधिक फसलों को मिलाकर, यानी कि मिश्रित जो होती है, 2 फसलें हैं या 2 से अधिक, यानी कि 3 फसलें तक इसमें बोई जाती हैं। जैसे कि गेहूं के साथ में लोग मटर बो देते हैं, और गन्ने में जो है खरबूजा वगैरह, या जो लता वाली फसलें हैं, मूंग है, उर्द है, ये भी बोए जाते हैं। तो 2 फसलें कर लेते हैं, 2 से अधिक भी होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, संतुलित भोजन हमारे शरीर की वृद्धि व स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन मुख्य रूप से शरीर वर्धक भोजन है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर इसका 2 जो है सही हो जाएगा, प्रोटीन युक्त भोजन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव उभयचर नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा जीव जो है वो उभयचर नहीं है? उभयचर से यहाँ तात्पर्य है हमारा कि जो जल और थल दोनों में गमन कर सके, यानी रह सके। तो कौन सा जीव ऐसा है? देखिए यहाँ पर मेढक जो है वो जल और थल दोनों में जा सकता, रह सकता है। मगरमच्छ भी जो है दोनों में रह सकता है, जल और थल में। कछुआ भी गमन करता है जल और थल में, लेकिन गिरगिट जो है वो थल में रहता है, जल में नहीं रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 4। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ऐसा जीव संबंध जिसमें संबंधित जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं कहलाता है। ऐसा जीव संबंध जिसमें संबंधित जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सह उपकारिता। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी जीव नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको इसमें छांटना है कि जो स्तनपायी जीव नहीं है वह कौन सा जीव है। निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी जीव नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मगरमच्छ जो है वो स्तनपायी जीव नहीं है, बाकी सभी स्तनपायी जीव हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जल चक्र जो है ये प्रवाह नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अवनालिकाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है?
विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आगे बढ़ते हैं। महासागरों में वाहनों की अधिकता के कारण उत्पन्न समस्या है। महासागरों में वाहनों की अधिकता के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये सभी हैं। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ट्रैफिक जाम, ये सभी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है। संकटग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चंदन जो है वो संकटग्रस्त पादप जाति में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। सुंदरबन कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन का डेल्टा ये विश्व में काफी प्रसिद्ध है, माने विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है सुंदरबन का डेल्टा। स्थान, लोग, वस्तुएं एवं प्रकृति जो किसी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसको पर्यावरण बोलते हैं। पर्यावरण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जीवाश्म ईंधन जो है ये परंपरागत स्रोत कहलाएगा। बाकी ये जो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ज्वरीय ऊर्जा जो है ये सब नवीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बाघ को शिकार से बचाने के लिए। बाघ को, यानी कि बाघों की संख्या कम हो रही तो बाघ के संरक्षण के लिए ये मिशन जो है प्रोजेक्ट टाइगर इसको शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? यानी कि वे कौन सी क्रियाएं हैं या प्रक्रियाएं हैं जो दोनों में होती हैं? वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वृद्धि और प्रजनन। वृद्धि और प्रजनन जो है ये दोनों में होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अनुच्छेद 48 का। 48 का जो है ये। हेलो धाकड़ पढ़ाई जी, वेलकम। आप प्रश्न की संख्या भी लिख दें ताकि ये आगे पीछे चलता रहता है ना, तो समझ में आएगा कौन से प्रश्न का आंसर आप दे रहे हैं। अड़तालीस। अब 4 ये कौन सा? जी बिल्कुल सही, अनुच्छेद 48। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन मनाया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन
पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब मनाया गया था? तो ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है ये मनाया गया था 1992 में। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। री आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान, ऑप्शन दिए गए हैं, पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान पाया जाता है। तो पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कहाँ पाया जाता है? आपको राइट आंसर देना है। पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन दिए हुए हैं, फिश का 4। जी बिल्कुल सही। पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए भूमध्यरेखीय क्षेत्र में, सवाना क्षेत्र में, मानसून क्षेत्र में, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, यानी कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र जो है ये सबसे गर्म स्थान होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? आपको राइट आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यह राजस्थान में स्थित है, घाना पक्षी विहार। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी मरीज के दांतों में दर्द होने के साथ साथ खून भी आता है तो डॉक्टर उसे खट्टे फल खाने की सलाह देता है, क्योंकि? तो खट्टे फल की सलाह क्यों देता है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, इसी वजह से ये मसूड़ों से खून आता है। तो ये खट्टे फल खाएंगे तो विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी, तो ये सही हो जाएगा। जी बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म जीव जिसमें सजीव व निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव जिसमें सजीव व निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। 23 का 3 सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया है पवन कुमार जी। सूक्ष्म जीव जिसमें सजीव व निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, ऑप्शन इस दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यह विषाणु। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके निर्माण में जीवाणुओं का प्रयोग नहीं होता है? किसके निर्माण में जीवाणुओं का प्रयोग नहीं होता है? निम्न में से किसके निर्माण में जीवाणुओं का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पनीर में जो है जीवाणुओं का प्रयोग नहीं होता है, जबकि लैक्टिक अम्ल में जीवाणुओं का दही के जमने में और सिरका के बनने में ये जीवाणुओं का काम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वैश्विक महामारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं। 25 का 3 को राइट आंसर दिया है। वैश्विक महामारी 25 का 3 आप दे रहे हैं, 25 का 3 नहीं है, 25 का पहला आंसर ठीक है, पनीर। वैश्विक महामारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बर्ड फ्लू।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मतदाता दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो मतदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, कौन था? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि जो प्रारूप समिति है उसी को मसौदा समिति कहते हैं। प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 25 वर्ष। 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए उम्मीदवार की विधानसभा चुनाव में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यकृत। यकृत इसका जो है राइट आंसर है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि आंवला जो है यह सबसे उत्तम स्रोत है विटामिन सी का, यानी प्रचुर मात्रा में इसी में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो मानव शरीर में कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि है कैल्शियम। कैल्शियम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो की धारणा से संबद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो की धारणा से संबंध है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि एड्रिनल। एड्रिनल जो है ये लड़ो या उड़ो की धारणा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लौह का अच्छा स्रोत है। निम्नलिखित में से लौह का अच्छा स्रोत है, ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यह पालक जो है ये लौह का सबसे उत्तम स्रोत या अच्छा स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है। प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है, ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सोयाबीन। सोयाबीन बिल्कुल सही आंसर। ये जो राइट आंसर है इसका जो सोयाबीन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि नाइट्राइट के रूप में पाया जाता है।
नाइट्रेट के, सॉरी 4 नहीं, ये ऑप्शन इसका 3 सही होगा, नाइट्रेट के रूप में, ये ऑप्शन नहीं, नाइट्रेट के रूप में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 120 और 80। 120 उच्चतम और न्यूनतम जो है वो सामान्य रहता है इनके बीच में, 80 से 120 के बीच में। आगे बढ़ते हैं, यूरिया रक्त से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, यूरिया जो है रक्त से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यह वृक्क से अलग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रतिजन है, प्रतिजन क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रतिजन, प्रतिजन क्या है? तो प्रतिजन जो है वो एक, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ब्रह्मोष है, ब्रह्मोष क्या है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एक प्रक्षेपास्त्र है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बोरलाग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलाग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यह कृषि विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। कृषि विज्ञान, बोरलाग पुरस्कार जो है वो कृषि विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि देहरादून। ठीक है, ये देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। और कहीं अगर ये पूछता है कि वन अनुसंधान की जगह पर वन प्रबंधन संस्थान जो है वो प्रबंधन संस्थान अगर पूछता है तो ये भोपाल में स्थित है, भोपाल। वन प्रबंधन संस्थान जो है वो भोपाल में स्थित है और वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। 11 का 2 बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं। नम भूमि से मतलब है हमारा आर्द्र भूमि, अगर कहीं लिखा रहेगा आर्द्र भूमि तो इसका भी मतलब नम भूमि से है, नम भूमि दिवस, यानी कि, और वेटलैंड भी लिखा रहेगा कहीं तो वेटलैंड का मतलब भी हमारा, वेटलैंड जो होती है वो उसको भी हम आर्द्र भूमि या नम भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, वेटलैंड लिखा रहेगा या आर्द्र भूमि लिखा रहेगा या नम भूमि के नाम से लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, नम भूमि, आर्द्र भूमि या वेटलैंड। तो ये दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यह 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी। जैव विविधता के नाश का कारण है। जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं, जैव विविधता के नाश का कारण है, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपरोक्त सभी पर्यावरणीय प्रदूषण भी है और जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी भी है, वनों का नाश भी है, ये चारों है। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ।
भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1986 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका अधिकतम ईंधन मान होता है? निम्नलिखित में से किसका अधिकतम ईंधन मान होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हाइड्रोजन का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होने वाला बहुलक है। बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होने वाला बहुलक है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि टेफ्लॉन। अगला प्रश्न है एंथ्रोफोबिया निम्न का डर है। एंथ्रोफोबिया यानी कि किसका डर है? ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 जो है ये पुष्पों का है, पुष्पों से संबंधित है। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कैप्सिसिन। इसमें कैप्सिन होता है, इस कारण जो लाल मिर्च जो है वो तीखी होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मकड़ी जो है ये कीट नहीं है। बाकी सभी ये कीट की श्रेणी में आते हैं। मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। इसका 4 पैर एक तरफ होता है और 4 एक तरफ होता है, यानी कि 8 पैरों वाली होती है। तो इसको 8 पैरों वाली जो है इस वजह से इसको जो है कीट की श्रेणी में इसको शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है एंजाइम मूलतः होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि यह प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वे प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है सार्वभौमिक रक्तदाता का रक्त समूह क्या है? सार्वभौमिक रक्तदाता यानी कि सबको रक्त दे सकता है। सार्वभौमिक रक्तदाता का जो है रक्त समूह क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ओ जो है ये सार्वभौमिक रक्तदाता माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कौन सी भूकंपीय तरंग सर्वाधिक भयंकर होती है? सर्वाधिक भयंकर होती कौन सी भूकंपीय तरंग है? तो ये ऑप्शन इसका जो है फर्स्ट यानी कि पहला आंसर जो है इसका राइट हो जाएगा, यानी कि यल तरंग जो होती है, यल नाम की जो तरंगें होती हैं ये काफ़ी जो है भयंकर होती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा भूकंप क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा भूकंप क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जो हिमालय का क्षेत्र है यही सबसे ज़्यादा जो भूकंपीय क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है विश्व के लगभग 2/3 भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? विश्व के लगभग 2/3 यानी कि सर्वाधिक क्षेत्र जो है भूकंपीय क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सबसे पहले किस प्रकार की भूकंपीय तरंगें धरातल पर पहुंचती हैं? यानी जो भूकंप की तरंगें होती हैं उनमें LPS 3 तरीके की तरंगें होती हैं। तो इनमें कौन सी तरंगें जो है पहले धरातल पर पहुंचती हैं, जहाँ से उद्गम होता है यानी कि उद्गार होता है, उसके बाद जो तरंगें धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं तो वो कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर P यानी कि फर्स्ट यानी कि पी तरंगें जो होती है ये पहले धरातल पर पहुंचती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 से भिन्न है? ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम और बाकी ये जो सभी लिमोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये लोहे के जो है अयस्क हैं, लौह अयस्क। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आम की बीज रहित प्रजाति है। आम की
बीज रहित प्रजाति है, कौन सी प्रजाति है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है सिंधु। तो जो सिंधु जो है ये आम की जो है बीज रहित प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है डीडीटी है। डीडीटी क्या है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर एक, यानी कि ये जो डीडीटी है, ये जो डीडीटी का मतलब यहाँ पर डीडीटी जो है एक कीटनाशी है। यहाँ पर ऑप्शन एक तीन सही हो जाएगा, एक कीटनाशी है। डीडीटी जो है वो कीटनाशी है। आगे बढ़ते हैं, ये बैन है हालांकि। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस या गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य मैंने भू ताप यानी कि वैश्विक तापन से मतलब है वैश्विक तापन। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसें जो है इसमें शामिल हैं। तो आज के इस क्लास में इतना ही, और कल सुबह 5 बजे क्लास लेंगे एक। आप पेपर देने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।